हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पूजा मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका भारत के नंबर 1 ऑनलाइन चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम मस्त, चकाचक, चौचक और जबर होंगे और बढ़िया 9th क्लास की आने खुशी में पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी होंगे, है ना। हमेशा से बच्चों के अंदर एक होती है क्यूरियोसिटी कि भाई जब नई नई क्लास में जाना है तो नई नई बुक्स मिलेंगी, नई नई पेंसिल, बुक्स, रजिस्टर, बैग वगैरह सब मिलेगा, तो एक अलग ही खुशी होती है मन में, एक अलग ही आनंद मिलता है। तो बेटा जी बिल्कुल वैसा ही आनंद मिलने वाला है आपको हम लोगों के साथ। हम लोग यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट एक एक चैप्टर क्लियर करने वाले हैं और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके हिंदी में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, आपके हिंदी का पूरा सिलेबस पैटर्न क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न किस बेस पे बनेगा, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सबका सॉल्यूशन कहां मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी प्यारी पूजा मैम के पास। और बेटा जी जो बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ के 10th में जा चुके हैं तो वो बच्चे शेयर कर दे अपने छोटे भाई बहनों को, ताकि उन लोगों को भी नॉलेज मिल जाए। और जो बच्चे नए जुड़े हैं तो बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों सबको बता दो कि सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इसी नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। तो बेटा 8th क्लास से 9th में आ गए हो, एकदम सब चीज बदल गया। एक वो है ना डायलॉग, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सारी चीजें बदल गई। तो यहाँ वही सीन है। 8th तक हम लोगों ने जो पढ़ा 9th में कुछ भी नहीं है। अरे मतलब कुछ भी नहीं, मतलब है टॉपिक्स है, बट जो पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, पेपर देने का तरीका, वो सारी चीजें बदल गई है। कैसे बदल गई आइए मैं बताती हूँ। बेटा यहाँ अब 9th में आने के बाद हम कर रहे हैं तैयारी अपने 10th में होने वाले बोर्ड की। ये कैसे मैडम बोर्ड तो अगले साल है। वही तो बेटा, यहाँ पर हम लोग 10th में किस तरीके से बोर्ड में पेपर देंगे, कैसे कैसे प्रश्न पत्र बनेंगे, वो सारी तैयारी शुरू हो चुकी है अभी 9th में। 9th का पूरा पैटर्न बदल जाता है। 8th में आप लोग क्या करते थे भाई, 4-5 क्वेश्चन आ जाते थे, उसके आंसर लिख दिए और मैचिंग कर दी, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह फिल कर दिए, थोड़े बहुत एमसीक्यू कर दिए। लेकिन अब बेटा पूरा पैटर्न बदल चुका है। 9th में आपको किस तरह पेपर देना है, जो कि हेल्प करेगा कि 10th में आपको बोर्ड के पेपर कैसे लिखने हैं। तो यहाँ हम लोग शुरू हो चुके हैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने का, क्योंकि कहते हैं ना धीरे धीरे ही सारी चीजें एकदम अपने अंदर हैबिट बना लेते हैं और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय पर। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ 9th क्लास में बढ़िया मस्त तैयारी करने के लिए, और हम कराएंगे आपको बेहतर तैयारी यहाँ पर। और बेटा जी एक बात जान लीजिए कि सक्सेस पाना, वो सक्सेस क्या है कि आपको बोर्ड एग्जाम में 95+ % लाकर टॉपर बनना है, अपना एक नया मुकाम बनाना है, अपना नाम बनाना है, एक आयाम हासिल करना है ना। तो सक्सेस को पाने के लिए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत प्यारी बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी कि सफलता को पाने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए। सफलता 4 चीजों से मिलती है और वो क्या है? जिंदगी का लक्ष्य तय करो, जो कि हमारा लक्ष्य बन चुका है बोर्ड एग्जाम की तैयारी, जिसकी हम अभी से शुरुआत कर चुके हैं। दूसरा, अच्छी शिक्षा मिले, सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी शिक्षा चाहिए। और साथ ही साथ कड़ी मेहनत, बिना परिश्रम, बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं है बेटा, सब व्यर्थ है अगर आपने मेहनत और परिश्रम नहीं किया। और लास्ट में आपका आता है धैर्य। जब तक हम लोग धैर्य नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर कंट्रोल होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और इसी के बाद हम लोग को अपना टारगेट मिलेगा। निशाना सध चुका है और अपना टारगेट पाने की उसमें हम आ गए हैं। तो ये तो था हमारा एक तरह से इंट्रो की। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 9th के हिंदी का सारा हम लोग आपको बताने वाले हैं और वो तैयारी करा रहे हैं 9th क्लास की पूरे एग्जाम के साथ ही साथ बताते चलेंगे कि बोर्ड में कैसे आपको बैठना है, 10th का क्लास का पूरा कैसे पढ़ना है ना। बेटा 10th की शुरुआत जो होती है ना वो यहाँ से शुरू हो चुकी है। आपके काफी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स एकदम मैच कर जाएंगे। काफी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो कि 9th और 10th दोनों में रिलेट करता है, जिससे आपको आपके आने वाले बोर्ड में दिक्कत ना होगी, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं हिंदी का सिलेबस क्या है और किस पैटर्न पे बना हुआ है, सारी चीजें। तो आपका जो बेटा पेपर बनता है ना वो बनता है 70 नंबर का। आपका जो पेपर बनता है वो बनता है 70 नंबर का। 30 नंबर जो होते हैं वो स्कूल वाले फाइल वगैरह, प्रोजेक्ट वाइवा वगैरह में ले लेते हैं, लेकिन जो 70 नंबर का रिटन पेपर होता है ना उसमें 20 नंबर का तो आपका आता है एमसीक्यू, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पर ये जान लीजिए कि 70 में से 20 नंबर आपकी जेब में होंगे अगर सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपके तैयार होंगे। तो 20 नंबर के आपके इसको करने के बाद बचते हैं 50 नंबर। अब वो उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो भी मैं बताऊंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से, जिसमें जो पहला टॉपिक है वो है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि हिंदी गद्य का जो इतिहास है,
जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है उसका संक्षिप्त परिचय, छोटा सा परिचय पढ़ना है, जिसमें आपको भारतेंदु युग के बारे में पढ़ना है और सिर्फ द्विवेदी युग के बारे में पढ़ना है। बाकी शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। देखिए आधा सिलेबस कट वो करवाते जा रहे हैं ना, 10th का थोड़ा बहुत 9th में ही पढ़ा दिया गया है। तो आपका भारतेंदु युग और द्विवेदी युग होगा, जिसमें से आपके प्रश्न आएंगे बेटा 4 नंबर के, 4 प्रश्न आएंगे, पर प्रश्न 1 नंबर का होगा, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, जिसमें 4 प्रश्न 4 नंबर के इसमें से आएंगे। वहीं दूसरा टॉपिक है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। जो हिंदी पद्य साहित्य मतलब हिंदी की जो कविताएं वगैरह है उनके इतिहास का परिचय, वो भी आपका सेम 4 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के, जिसमें आप लोगों को आदिकाल और भक्ति काल के बारे में पढ़ना है, आधुनिक काल वगैरह आपका 10th में हो जाएगा। क्लियर। तीसरा नंबर टॉपिक आपका आ जाता है काव्य सौंदर्य के तत्व, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, रस छंद अलंकार। काव्य सौंदर्य तत्व में 3 टॉपिक होते हैं, रस छंद अलंकार, तीनों में से एक एक प्रश्न आएगा, मतलब ये 3 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, एक प्रश्न आपका रस से आएगा, एक प्रश्न छंद से आएगा, एक प्रश्न अलंकार से आएगा। रस में सिर्फ और सिर्फ आपको बेटा श्रृंगार और वीर रस के बारे में पढ़ना है, जिसमें उसकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान किस तरह की जाए वो पढ़ना है। वहीं अगर हम लोग छंद की बात करते हैं, छंद में आपको चौपाई और दोहा ही पढ़ना है, जिसमें इनके लक्षण पढ़ने और उदाहरण पढ़ने। और अलंकार में आते हैं तो अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अर्थालंकार आप लोगों को 10th में पढ़ना है, शब्दालंकार 9th में पढ़ना है। शब्दालंकार में बेटा जी 3 टॉपिक है, अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन तीनों को पढ़ना होगा आपको, परिभाषा, उदाहरण और पहचान। ये 3 टॉपिक में से एक एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। आगे चलते हैं हिंदी व्याकरण में आ जाते हैं, तो हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना में बेटा ये आपके आएंगे 5 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं, 5 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें क्या क्या आएगा आपका, वर्तनी और विराम चिन्ह से आ सकता है प्रश्न। शब्द रचना के तत्व होंगे जो आपके तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, और साथ ही साथ समास से होगा, जिसमें आपका अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास होगा। बाकी के जो 4 समास होते हैं आपके द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि और कर्मधारय, ये आपके 10th क्लास में होने वाले हैं। चलिए 5वें नंबर पे आपका आ जाता है संस्कृत व्याकरण। भैया संस्कृत व्याकरण भी जरूरी है, जो कि बेटा आपका कितने नंबर का आएगा, वो आएगा आपका 4 नंबर का, जो कि आपका 4 नंबर का आएगा, जिसमें होगा संधि। संधि में आपको गुण और दीर्घ संधि के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वहीं आपका शब्द रूप आएगा, शब्द रूप में सिर्फ और सिर्फ आपको राम, हरि और भानु, अस्मद, इन चारों का पढ़ना है, राम, हरि, भानु, अस्मद का। ठीक है, और अगला आता है आपका धातु रूप, जिसमें आपको लट, लोट, विधिलिंग, लंग तथा लिट लकार, ये 5 लकार पढ़ने होंगे, किसके किसके, गम, भू और क्री का, गम, भू और क्री का। ये थे बेटा आपके पूरे टॉपिक 20 नंबर के, जो कि आपके बहुविकल्पीय में आने वाले हैं। तो बहुविकल्पीय का मतलब समझ लो कि एक एक क्वेश्चन दे देंगे, 4 ऑप्शन आपको टिक लगाना सही। ठीक है, तो ये आपके पूरे 20 नंबर के थे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने 50 नंबर के पैटर्न पे कि किस किस का प्रश्न आने वाला है। तो 50 नंबर आपका होता है वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में आपको लिखना होगा कॉपी में। ठीक है, क्या लिखना है, सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा बेटा जी, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न। आपके बुक में 2 भाग होंगे, गद्य खंड, काव्य खंड, और एक होगा एकांकी। ठीक है, तो गद्य खंड में जो आपकी कहानियां आती हैं, आपकी बुक की जितनी कहानियां, जैसे आपकी बुक में कहानी है, बहुत सारी है, बात है ना, बात ले लीजिए, मंत्र ले लीजिए, ये सब कहानी है। तो इसमें से कोई एक प्रश्न आएगा, किस प्रकार आएगा, गद्यांश आधारित प्रश्न आता है कि एक पूरा पैराग्राफ दे देंगे उसी बुक के चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का, और उसमें से 3 प्रश्न पूछते हैं। उसी गद्यांश से 3 प्रश्न पूछेंगे कि इसके लेखक कौन है, इस पाठ का नाम क्या है, इस रेखांकित अंश, उसमें कुछ लाइन खींच दी जाएगी गद्यांश में, उसकी व्याख्या करिए उस लाइनों की। और तीसरा प्रश्न होगा कि जो उससे आधारित होगा, जैसे मंत्र का होगा तो किसके बेटे को सांप ने डस लिया, या किसके बेटे ने, डॉक्टर ने किसके बेटे की रक्षा नहीं की, ऐसे करके प्रश्न आते हैं। तो 3 प्रश्न आएंगे, जो कि आपका कितने नंबर का होता है बेटा, एक प्रश्न 2 नंबर का, 6 नंबर का आपका गद्यांश होगा। और सेम यही चीज आपका पद्यांश में होने वाला है, जिसमें हम लोग कविताएं लेते हैं। तो काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु पद्यांश आधारित 3 प्रश्न आएंगे, मतलब एक पैराग्राफ आप लोग को दे देंगे, उसमें से ही 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपका बेटा जी 6 नंबर का होगा। फिर आ जाते हैं हम लोग संस्कृत पर। आपके बुक में एक खंड होगा अनिवार्य संस्कृत, जिसमें कुछ चैप्टर होंगे संस्कृत के। तो उस संस्कृत में भी आपको 2 पोर्शन मिलेंगे, गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, गद्यांश में भी आपका एक गद्यांश दे दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जिसको आप लोगों को उसका संदर्भ बताना है, मतलब उसका नाम बताना उस चैप्टर का, उसमें क्या बताया जा रहा है वो बताना है, और उसका अनुवाद करना होगा, आपको उसका हिंदी अनुवाद करना होगा। वहीं आपका पद्यांश संस्कृत पद्यांश होगा, जिसमें आपको संदर्भ बताना और हिंदी अनुवाद बताना है। क्लियर, ये चीजें हो गई। चौथे नंबर पे हम लोग आ जाते हैं एकांकी। एकांकी क्या होती है, छोटा नाटक होती है, मतलब 1 अंक का नाटक होता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता,
छोटा सा नाटक होता है जिसमें आपको कथानक बताना है, चरित्र चित्रण बताना है या फिर तथ्य आधारित प्रश्न होंगे। जैसे आपकी बुक में बहुत 3-4 एकांकी है, उसमें से आपको चरित्र चित्रण बता देना है, उस कहानी में किसका क्या चरित्र चित्रण था, उसका कथानक बताना है या उसका तथ्य आधारित प्रश्न होगा वो बेटा आपका आएगा 5 नंबर का। और संस्कृत का जो आपने अनुवाद किया वो होंगे आपके 4-4 नंबर के, मतलब 8 नंबर के गद्यांश और पद्यांश दोनों के हो गए, और एकांकी आपका 5 नंबर का हो गया। वहीं आ जाते हैं हम लोग निर्धारित पाठ के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। फिर आता है आपको जीवन परिचय लिखने का, जो आपकी बुक में जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, चाहे वो कहानी के लेखक हो चाहे कविताओं के कवि हो, उनका जीवन परिचय लिखना है के एक एक का। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4 लेखकों के, 4 कवियों के, उसमें दोनों में से एक एक दोनों का जीवन परिचय लिखना है। मतलब 2 जीवन परिचय लिखने होते हैं जो कि बेटा आपके 4-4 नंबर के होते हैं, टोटल हो गए 8 नंबर। आ जाते हैं अगला कि पाठ्य वस्तु से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, फिर आपको अपनी बुक का एक श्लोक लिखना है जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो। ठीक है, अगला है संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर देना है। फिर आपके संस्कृत में जो चैप्टर्स हैं उन्हीं के पाठ के आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कि उस पाठ में मतलब कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उनमें से आपको 2 प्रश्नों को उत्तर देने, 5-6 प्रश्न होते हैं जिसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये आपका 2 नंबर 2-2 4 नंबर का होगा, और वही श्लोक आपका 2 नंबर का होगा। अंत में आपका 8वें नंबर पे मुहावरे एवं लोककृतियां, अर्थ एवं वाक्य का प्रयोग आ जाएंगे। मुहावरे और लोककृतियां क्या होती हैं, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग बताना है। साथ ही साथ हिंदी के 2 सरल वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। हिंदी के 2 सरल वाक्य मिलेंगे आपको, उनको हिंदी आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। और अंतिम में आपका पत्र लेखन हो जाएगा, प्रार्थना पत्र। आपको प्रार्थना पत्र दे दिया जाएगा जो कि आपका 5 नंबर का होने वाला है। क्लियर? ये था पूरा आपका 50 नंबर का पैटर्न था एग्जाम का। इस तरह के प्रश्न आएंगे। अब आ जाइए हम जान लेते हैं यहाँ पर बेटा जी कि आपकी बुक में कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं गद्य खंड में। गद्य खंड में आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट है। 9 में से 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9वां जो है वो आपका सिर्फ पढ़ने के लिए है। उसमें से प्रश्न बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, पहला आपका बात है जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र। दूसरा स्मृति है जिनके लेखक श्री राम शर्मा है। तीसरा ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती द्वारा। मंत्र प्रेमचंद जी द्वारा। गुरु नानक देव हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। गिल्लू महादेवी वर्मा जी द्वारा। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेलकर जी द्वारा। और अंतिम में तोता जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। और सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। इसमें से प्रश्न बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं अपने काव्य पर, मतलब कविताओं के पोर्शन पर, जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर्स हैं जिसमें आपको कबीर की साखियां, मीराबाई की पदावली, रहीम के दोहे, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया पुनर्मिलन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रेम माधुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा दान, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा पंचवटी, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा पथ की पहचान, संत रैदास जी द्वारा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, नागार्जुन द्वारा बादल को घिरते देखा, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा उन्हें प्रणाम, केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता, और शिव मंगल सिंह सुमन जी की युगवाणी। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कविताएं हैं जो आपकी पूरी बुक के चैप्टर्स, और यही लेखक है, इन्हीं के जीवन परिचय आप लोग को याद करना होगा। अभी हम लोग आ जाते हैं संस्कृत पर। संस्कृत में आपके 1 2 3 4 5 6 ठीक है 6 चैप्टर्स हैं जिसमें आपका वंदना, पुरुषोत्तम राम, सुभाषितानी, परमहंस रामकृष्ण, कृष्ण गोपाल नंदन, सदाचार, सिद्ध मंत्र, इतने चैप्टर है। सदाचार 6 या 7 चैप्टर है आपके। ठीक है, अब एकांकी आ जाते हैं जो कि आपकी कहानी और मतलब नाटक के आधार पर होगा। नाटक में आपका हो जाएगा दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत, व्यवहार, सीमा रेखा, नए मेहमान। ठीक है बेटा, ये आपका पूरा सिलेबस है। एक एक सिलेबस मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया आप लोगों की क्या आना है, और कुछ भी इसमें से नहीं कटा। अभी फिलहाल तो जो पुराना सिलेबस था वही चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई भी अपडेट होती है या फिर कुछ भी इसमें चेंजेस आते हैं तो हम आपको तुरंत बता देंगे कि क्या अपडेट आई है, और तुरंत वो चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बच्चे काफ़ी परेशान होंगे कि मैम इतना तो आपने बता दिया, पर ये बताइए कि कौन सी बुक से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है। तो बेटा मैं आपको कहूँगी कि कोई सी बुक ले लीजिए। हिंदी को आपको स्टेट बोर्ड का पढ़ना है,
है ना, क्योंकि बाकी और सब्जेक्ट आपके चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी वगैरह हो, ये सारे एनसीईआरटी पैटर्न पे होगी, लेकिन हिंदी जो है वो आपका पूरा पूरा स्टेट बोर्ड पे ही आधारित है। ठीक है, पूरा आधारित आपका स्टेट बोर्ड से है। तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं जिसमें आप कंफर्ट हो, चाहे आप राजीव की ले लीजिए, विद्या ले लीजिए, आप कोई सी भी ले सकते हैं, साहित्य भवन की ले लीजिए, अरिहंत ले लीजिए, एक्टिव की ले लीजिए, नूतन की ले लीजिए, सारी बुक्स आपके लिए ठीक है। बट हाँ, बुक लेने से पहले आप लोग ये देख लीजिएगा कि क्या उसमें प्रश्न है, जिस आधार पर आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आधारित प्रश्न है, साहित्य वगैरह के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्योंकि आपका साहित्य का पूरा बहुविकल्पीय प्रश्नों में आने वाला है। तो किताब लेने से पहले आप लोगों को यह देखना होगा कि उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, और पाठों के और कविताओं के पीछे क्या उनके गद्यांश और पद्यांश आधारित प्रश्न है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप लोग कोई सी भी किताब ले सकते हैं, बहुत से ऑप्शन है। तो ये स्टेट बोर्ड का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बच्चा ये थी आप लोगों के लिए पूरी जानकारी, जिसमें मैंने बताया आप लोगों को कि कैसे क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है आपके हिंदी में। आई होप आप लोग को सारी चीजें एकदम क्लियर होगी और आप लोगों की अब पढ़ाई एकदम मस्त होने वाली भाई, क्योंकि सारी जानकारियां मिल गई है ना। तो इसी तरह की और भी वीडियोस में मिलेंगे बेटा, मिलेंगे आप लोगों से जल्दी अपनी पूरी क्लास में, जहां मैं आपको एक एक चैप्टर क्लियर करूंगी, एक एक पार्ट का एक एक अनुवाद बताऊंगी, सारी चीजें एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने वाली हूं आपकी प्यारी पूजा मैम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल। और हाँ 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 हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइक तो बनता है भाई। ठीक है, मिलते हैं बच्चा, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।